सोचिए, आईपीएल में ऐसी दो टीम्स हैं जिनमें से एक स्ट्रॉन्ग टीम है जिसका कैप्टन अमेरिका की तरह है, जिसके पास सालों का एक्सपीरियंस है, कई बार आईपीएल जीत चुका है। दूसरी तरफ एक नई उभरती टीम का एक नया कैप्टन है जो यंग है, एनर्जेटिक है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके जीत रहा है। धीरे धीरे वो क्वालिफिकेशन टेबल में ऊपर की तरफ आ रहा है और यूएसए की टीम को टॉप पोजीशन खोने का प्रेशर महसूस हो रहा है। जिस तरह से वो नई टीम परफॉर्म कर रही है, उसके कैप्टन को आप चाइना समझ लीजिए। अगर किसी देश को सही मायने में सुपर पावर कहा जा सकता है तो इस वक्त फिलहाल वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी आर्म्ड फोर्सेस, यूएस डॉलर मोस्ट एक्सेप्टेबल करेंसी है जिसे ग्लोबल करेंसी कहा जाता है, जिसने कोल्ड वॉर के चलते अपने सबसे बड़े राइवल, अपने कंपटीटर सोवियत रशिया को 1991 में तोड़ दिया। इसलिए पिछले 30 सालों में अगर किसी देश ने यूएसए को हेड टू हेड चैलेंज दिया है, उसे कंपटीशन दिया है, तो वो है चाइना। कुछ महीनों पहले ही चाइना ने वो काम करके दिखाया है जिसने सेंट्रल एशिया को अलग करके रखा हुआ था। चाइना ने सुन्नी इस्लामिक कंट्री सऊदी अरब और शिया इस्लामिक कंट्री ईरान को एक साथ जोड़ने का काम किया है। वैसे तो ये दोनों देश इस्लामिक कंट्रीज हैं, लेकिन इनकी आपसी विचारधारा ना मिलने से ये दोनों देश एक दूसरे के दुश्मनों को सपोर्ट करते आए हैं। इसीलिए ये राइवलरी पिछले कुछ सालों में बढ़ती जा रही थी। यहाँ चाइना ने मिडिलमैन बनकर सेंट्रल एशिया की जियोपॉलिटिक्स को सुधारने का काम किया है। ये जो मिडिलमैन वाला काम है हमें अक्सर यूएसए ही करता हुआ दिखाई देता है, जैसे सीरिया, अफगानिस्तान, वियतनाम। लेकिन धीरे धीरे चाइना यूएसए को ये एहसास दिला रहा है कि फिलहाल अब वो इस रेस में अकेला नहीं है। लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों देश अपने फायदे के लिए ये काम करते हैं, जैसे रिसोर्सेज, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, ट्रेड, पॉलिटिक्स में अपना इंसेंटिव के रूप में अपना फायदा ढूंढते हैं। क्या हम इस नए दौर का एक नए तरीके का कोल्ड वॉर देख रहे हैं? और क्या इस बार फिर से अमेरिका इस कोल्ड वॉर को जीत सकता है? इस वीडियो में बने रहिए, आपको सब कुछ समझ आने वाला है। हम सभी जानते हैं कि कोविड का जन्मदाता चाइना है। इसके बावजूद डब्ल्यूएचओ ने कभी चाइना को इस चीज के लिए ब्लेम नहीं किया। डब्ल्यूएचओ की बात इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि यूएसए डब्ल्यूएचओ में सबसे ज्यादा फंडिंग करता है। इसके बावजूद यूएसए डब्ल्यूएचओ के थ्रू चाइना को कभी काउंटर ही नहीं कर पाया। अगर टर्की की बात करें तो अपने आप में खलीफा समझता है, वो दुनिया भर के मुसलमानों के राइट्स के लिए अपनी आवाज उठाता रहा है। वो भी चाइना के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठा रहा है, जबकि चाइना अपनी उइगर मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर ना जाने कितने सालों से कितने जुल्म ढा रहा है। चाइना के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। क्या चाइना आज इतना बड़ा हो गया है या फिर उसकी जियोपॉलिटिक्स बड़ी हो गई है? सेंट्रल एशिया की तो हमने बात कर ली, अब लैटिन अमेरिका की बात कर लेते हैं। लैटिन अमेरिका में सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को शामिल किया जाता है। लैटिन अमेरिकन रीजन में कोल्ड वॉर से ही यूएसएसआर अपनी कम्युनिस्ट विचारधारा और हथियारों से अमेरिका को काउंटर कर रहा था। 1962 में तो इन दोनों देशों की वजह से तीसरे विश्व युद्ध होने की नौबत आ गई थी। जब 1991 में सोवियत यूनियन टूट जाता है तो उस वैक्यूम को चाइना ने भरना शुरू किया। चाइना को लैटिन अमेरिका से बहुत फायदा मिलता है। यहां पर उसे एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स मिलते हैं, खासकर कि चाइना की मीट डिमांड को यहां से पूरा किया जाता है। इसी के साथ कॉपर, पेट्रोलियम जैसे नेचुरल रिसोर्सेज को चाइना इंपोर्ट करता है। बदले में चाइना को इसके हाई एंड प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट भी मिल जाती है। 2001 तक चाइना अपने टोटल इंपोर्ट से कुल 1.6% ही लैटिन अमेरिका से इंपोर्ट करता था, लेकिन 2020 आते आते ये आंकड़ा 23% तक पहुंच गया है। जबकि 2001 की ही बात करें तो चाइना अपने इंपोर्ट का 56% तो यूएसए से ही करता था, लेकिन 2020 में ये आंकड़ा सिर्फ 13% तक सिमट गया है। अगर अकेले साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो यहां पर चाइना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और अगर लैटिन अमेरिका की बात करें तो यहां पर चाइना दूसरे नंबर पर है। लैटिन अमेरिका और चाइना के बीच 2002 तक जहां सिर्फ $18 बिलियन का ट्रेड हुआ करता था, वही 2021 तक आते आते $450 बिलियन का बन चुका है। और कुछ एस्टिमेटेड रिपोर्ट्स के हिसाब से 2035 तक ये आंकड़ा, ये ट्रेड $700 बिलियन तक का हो जाएगा। चाइना यहां पर भी अपने लोन्स खुलकर बांटता है। अगर कंबाइंड चाइनीज लोन्स की बात करें तो वर्ल्ड बैंक, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक और CAF डेवलपमेंट बैंक
इन तीनों बैंक्स ने जो इस रीजन में लोन दिया है उससे ज्यादा कंबाइंड चाइनीज लोन्स देखने को मिलते हैं। साउथ अमेरिकन कंट्री वेनेजुएला की बात करें तो यूएसए ने इस देश पर रशिया की तरह ढेरों सेक्शन लगा रखे हैं। वहीं दूसरी ओर चाइना इसी बात का फायदा उठाता है और चाइना यहां पर एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन में ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चिले भी एक साउथ अमेरिकन देश है जो अपने 40% के एक्सपोर्ट्स के लिए चाइना पर पूरी तरह निर्भर है। चाइना ने कोविड पेंडेमिक के टाइम में लैटिन अमेरिका में $215 मिलियन की मेडिकल इक्विपमेंट्स और वैक्सीनेशन डोनेट की थी, जबकि यूएसए ने सिर्फ $153 मिलियन की ही हेल्प की। चाइना अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी से पूरे लैटिन अमेरिका में अपनी आईटी कंपनी हुआवे को फैलाना चाहता है। ये तो थी इकोनॉमिक एडवांटेज जिससे चाइना पैसे कमा रहा है। आर्म सेल्स, मिलिट्री एक्सचेंजेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम से भी चाइना इस रीजन में प्रोएक्टिवली अपनी एंगेजमेंट को बढ़ा रहा है। अभी हम वेनेजुएला की बात कर रहे थे तो उस देश के ऊपर अमेरिका ने 2006 में सैंक्शंस लगाए हुए थे और इस वक्त वो इस रीजन में चाइनीज मिलिट्री हार्डवेयर का सबसे बड़ा कस्टमर है। अगर हम चाइना के पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात कर लें तो वो कहीं ना कहीं वैक्सीन के बहाने लैटिन अमेरिकन देशों से वो ताइवान को एक देश ना मानते हुए एक चाइनीज टेरिटरी का रिकॉग्निशन फेवर चाहता है ताकि ताइवान को आइसोलेट किया जा सके। चाइना 2006 से लेकर 2018 तक पूरे लैटिन अमेरिका में लगभग $73 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। और अगर हम लिथियम की बात करें जिसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, वो साउथ अमेरिका में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। खासकर कि बोलीविया, अर्जेंटीना और चिले, ये 3 देश मिलकर एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं जिसे लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है। यहां पर दुनिया का सबसे ज्यादा लिथियम पाया जाता है। लिथियम बैटरीज में यूज किया जाता है, चाहे फिर उसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज किया जाता हो। हम सभी जानते हैं कि आने वाला समय क्लीन एनवायरनमेंट के चलते क्लीन एनर्जी पर फोकस रहेगा और जिस तरह आज की डेट में क्रूड ऑयल की डिमांड है, आने वाले समय में बैटरीज की डिमांड बढ़ने वाली है। इसी तरह सेमीकंडक्टर की वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड और ईस्टर्न वर्ल्ड में एक डिजिटल वॉर शुरू हो गई है जिसमें चाइना और ताइवान ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग लीडर्स हैं। यहां पर भी अमेरिकन डोमिनेंस ना के बराबर है। अगर हम यूएस डॉलर की बात करें तो ग्लोबल फॉरेन रिजर्व करेंसीज में इसका टोटल शेयर 1991 में जहां 71% तक था, वही 2020 में 59% रह गया है। अभी यूएसए ग्लोबली ऑयल पेमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। दरअसल 1970 के दशक में सऊदी अरेबिया और यूएसए के बीच इस डील के लिए एक एग्रीमेंट साइन होता है, जिसके बाद बाकी के ओपेक कंट्रीज भी डॉलर्स में ही ट्रेड करते हैं। इस बात को काउंटर करने के लिए चाइना ने एक बायलैटरल स्वैपिंग करेंसी स्कीम लाई है जिसके तहत 2 देशों को आपस में ट्रेड करने के लिए डॉलर की जरूरत नहीं होती। इस वक्त इस स्कीम के तहत चाइना लगभग 40 से ज्यादा देशों के साथ ये एग्रीमेंट साइन कर चुका है। हांगकांग और साउथ कोरिया दोनों देश चाइना के साथ 400 बिलियन युआन का ट्रेड कर रहे हैं। इसी तरह बैंक ऑफ इंग्लैंड यूरोपियन सेंट्रल बैंक के साथ 350 बिलियन युआन, जबकि सिंगापुर के साथ 300 बिलियन युआन और रशिया के साथ 150 बिलियन युआन का ट्रेड हो रहा है। इतना ह्यूज बायलैटरल करेंसी स्वैपिंग ट्रेड से स्विफ्ट सिस्टम पर भी इंपैक्ट पड़ना शुरू हो गया है। स्विफ्ट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए एक्सचेंज की तरह काम करता है जिसको यूएसए डोमिनेट करता है। इसी के जरिए तो यूएस बाकी देशों पर सैंक्शंस लगाता है। अगर यूएस डॉलर की बात करें तो जब भी डॉलर स्ट्रांग होता है तो बाकी देशों की करेंसीज की वैल्यू घटना शुरू हो जाती है। इस वजह से भी अमेरिका की मोनोपोली से बहुत से देशों को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को स्ट्रिक्ट रखना पड़ता है। फिलहाल चाइना उन देशों के साथ अपने रिलेशंस को इंप्रूव कर रहा है, डेवलप कर रहा है जिन देशों को या तो यूएसए ने इग्नोर किया है या तो फिर उन देशों के ऊपर अपना कहर ढाया है। अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें तो वहां पर भी चाइना अपनी डेट ट्रैप पॉलिसी के जरिए लो इनकम कंट्रीज को टारगेट करता है और वहां पर भी उसने अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाया हुआ है। यूरोप की बात करें तो वहां पर भी चाइना बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन यूएसए से ज्यादा अगर चाइना को किसी देश का खतरा है तो वो चाइना खुद क्लेम करता है कि वो इंडिया है। लेकिन अगर आंकड़ों पर ध्यान दें तो इस वक्त इंडिया की एवरेज पर कैपिटा इनकम सिर्फ $2,250 है, जबकि चाइना में हर इंसान पूरी साल में $12,500 तक कमा लेता है। मतलब अभी चाइनीज हमसे 6 गुना ज्यादा कमाई करते हैं। अगर इंडियन इकोनॉमी 10% से भी अगले 20 सालों तक ग्रो करती है
तो भी हम आज के चाइना को बीट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए चाइना को काउंटर करने के लिए अभी इंडिया को बहुत काम करना पड़ेगा, जैसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस, एजुकेशन सिस्टम या फिर अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीजों के ऊपर अभी बहुत काम बाकी है। आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और अपनी ओपिनियन को डेवलप कीजिए ताकि औरों की सोच आपकी ना बन जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरा काम पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।